यहाँ पे पत्थर गड़ाई के फैक्ट्रीज़ हैं। इन फैक्ट्रीज़ में ठेकेदारी सिस्टम पहले से भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा लोकल पॉपुलेशन था जो दैनिक मजदूरी पे काम कर रहा था। इनके पास कुछ प्रूफ होता था कि ये मेरा एम्प्लॉयर है जिसके अगेंस्ट मेरे राइट्स हैं। अब जैसे ही यहाँ पे वर्कर्स को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई कि उनको क्या खतरा हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, वैसे ही इंडस्ट्री ने जितने भी थोड़े से सेमी परमानेंट रेगुलर टाइप का वर्कफोर्स था उसको फिर ठेकेदारी सिस्टम में बदल दिया कि आप मेरे मजदूर नहीं हो, मैं आपका मालिक नहीं हूँ, मैंने आपको ठेके पे काम दे दिया तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। मजदूर भले मरे मगर उनके मुनाफे में कमी नहीं होनी चाहिए। बाप मर गया तो बेटा काम करेगा, ऐसे करके इन्हों कोई मानसिकता में कभी फर्क नहीं पड़ा है। कुछ साल काम करने के बाद वो ऐसा हो जाता है कि वो काम के लायक नहीं रहता है। जैसे ही वो मेडिकल बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है कि आपको सिलिकोसिस है, तो इसका मतलब वो डेथ सर्टिफिकेट है। We can see that these are the opacities everywhere all over the chest. This is typical of silicosis. This is the normal X-ray where you don't see any opacities whatsoever. And this is the X-ray of a silicosis category 2. ये सिलिकोसिस की गांठें हैं जो कि पोस्टमार्टम लंग में ली गई है। ये जो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस सारी गांठें मिलकर एक बड़ी गांठ बना दी है, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस हुआ। जिन भी मटेरियल्स में सिलिका पाया जाता है, जैसे सैंडस्टोन है, जैसे आपका क्वार्ट्ज ग्राइंडिंग है, सिलिका सैंड है, या पत्थर का जो भी काम करते हैं या उस तरह का कोई भी काम करते हैं, तो इसमें सिलिका की परसेंटेज होती है जो कि 30% से लेकर 70% तक वेरी करती है। कई कई जगह 90% तक भी होती है। सिलिकोसिस पीड़ितों का दर्द पहले भी कई बार बताया जा चुका है, लेकिन इस हालात का जिम्मेदार कौन है? यह बीमारी काबू क्यों नहीं होती, जिसने समाज के सबसे कमजोर वर्ग से उसकी रोटी और संपत्ति के साथ सुख चैन और बच्चों की शिक्षा का अधिकार सब कुछ छीन लिया है? हमारे हालात ऐसे हैं कि गांव में सभी आदमियों की मौत सिलिकोसिस से हुई है। अभी 100 से अधिक बीमार पड़े हैं। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। महिलाएं ही सारा काम करती हैं। दूसरा कोई काम करने वाला नहीं है। सभी महिलाएं विधवा हैं। एक परिवार में किसी के 4 तो कहीं 5 बच्चे हैं। काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? यहाँ नरेगा के अलावा किसी काम से मजदूरी नहीं मिलती। किसी किसी को पेंशन मिलती है, पर ज्यादातर लोगों के पास पेंशन भी नहीं है। कहाँ जाकर अपने बच्चों को जीवित रखें? राजस्थान की ये गरसिया आदिवासी महिला अपने अधिकार के लिए आखिर कहाँ तक लड़ेगी, जब ये बीमारी पूरा गांव ही निगल गई हो? वागदरी में पूरा गांव विधवाओं के नाम से, लगभग हर घर में कहीं विधवा मिलेगी तो सिलिकोसिस पीड़ित मिलेगा। पिंडवाड़ा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पिता जो है वो बेटे की अर्थी उठाता है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ ये है कि बच्चे जो पत्थर गड़ाई का काम करते हैं बहुत सारे मर गए और उनके पिता अभी भी जिंदा है, वो दूसरा काम करते हैं जैसे खेती बाड़ी का, और ये दूसरा काम करते हैं।
तो पिता तो जिंदा है और उनके बच्चे जो पत्थर कढ़ाई का काम करते वो हो गए। दक्षिण राजस्थान के पिंडवाड़ा में ये मजदूर दिन रात धर्मस्थलों के लिए पत्थर कटाई के काम में लगे हैं। लेकिन ईश्वर की मूर्तियां बनाने वालों के पास ना तो सामाजिक सुरक्षा है और ना ही श्रम कानूनों का संरक्षण। मुनाफाखोर कंपनियों और ठेकेदारों के लिए ये बस शोषण का जरिया है और इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सोनाल जी, आपके गांव का नाम क्या हुआ? आमली सर। आमली। तो वो आपके भाई हैं? जी सर, वो हमारा भाई है। उनको कितने साल से सिलिकोसिस? 2-3 साल से सर बीमार है और 2 बच्चे हैं सर उनके। चलना फिरना कैसे पॉसिबल है? इसका नाम है सर किशोर कुमार कानाराम। वो इसके सांस और खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा है सर। ये सर चल नहीं पाता है, घूम फिर नहीं पाता, काम धंधा नहीं कर सकता है सर। ये अब सर ये खाट में ही पड़ा रहता है। तो इनकी क्या उम्र है? इनकी सर होगी सर 21-22 यही होगी सर। इतना 21-22 वाली उम्र है? जी, इसकी सर उम्र नहीं है सर। तो कितने साल इन्होंने काम किया ये वाला? ये सर इन्होंने काम किया होगा सर लगभग 5-6 साल बस। इतने में ही सर खेल खत्म हो गया सर। आपको भी सिलिकोसिस हो गया? जी सर, मेरे को भी सिलिकोसिस हो गया सर। तो आपके गांव में कितने लोगों को हुआ और आपके परिवार में कुछ लोगों की क्या मौत हुई क्या? जी सर, 8-10 सर लोगों की सर हमारे भाई परिवार में सर अंदर मौत हो गई सर। आपके परिवार में? जी सर, तो गांव में तो सर ऐसी मौतें सर बहुत हो गई है सर। 25% आदमी बचे होंगे सर। अब तो सर वो नौजवान तो सर अब है ही नहीं सर, सब मर गए सर। इन कारीगरों के तराशे पत्थर और मूर्तियों से भारत में अक्षरधाम से लेकर अयोध्या तक मंदिर बने हैं। देश के कई दूसरे हिस्सों में भी कई आलीशान इमारतों के लिए ये पत्थर जाता है। संसद, सुप्रीम कोर्ट और विधानसभाओं समेत भव्य सरकारी, निजी और व्यावसायिक इमारतों में लगा पत्थर और साजो सामान सब कुछ इस बीमारी से जुड़ा है और ये पत्थर बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। आबू धाबी में बनी भव्य शेख जायद मस्जिद इसकी एक मिसाल है। यहां लगा पत्थर राजस्थान के गांव से ही यहां पहुंचा। लेकिन कड़वा सच ये है कि इस खूबसूरती के पीछे किशोर कुमार जैसे आदिवासियों का खून है और 26 साल के गोविंद मीणा का भी, जो मौत के दरवाजे पर है और जिसका घर और सारी जमीन बिक चुकी है। गोविंद, क्या उम्र है आपकी? मेरी 26 साल है। 26 साल। कितने साल काम किया आपने? मैंने 2013 से 2019 का क्या काम करते थे आप? मैं कढ़ाई का करता था, पत्थर का। 19 से ही मेरे को परेशानी हल्की हल्की हुई थी, फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर 2 साल से बहुत परेशान हूँ। धंधा ही नहीं है दूसरा कोई। इसमें मेरे हिस्से की ज़मीन थी, वो गिर गए। मैं वो तो समझो कि गए, 12 महीने की बोली थी कि पैसे दे दूंगा। अब तो खाने के भी वांदे पड़ रहे। पहले तो अपने पास जो कुछ भी है उसको बेच देना। ज़मीन का टुकड़ा है तो ज़मीन को गिरवे रख देना, मवेशी बेच देना, गहने बेच देना, और यहाँ तक हमने देखा है कि बर्तन भी बेच देते हैं। अंतिम दिनों में ये होता है कि आज 10 रुपया चाहिए, नहीं है 10 रुपया, तो वो एक बर्तन भी लेकर के बच्चा जाएगा बाज़ार में और बोलेगा मेरे को 10 रुपया दे दो, ये बर्तन ले लो आप। तो बहुत 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 दयनीय स्थिति हमने देखा है। भारत के जिन राज्यों में सिलिकोसिस का प्रकोप है उनमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी प्रमुख हैं। सरकार ने नेशनल हेल्थ पोर्टल पर जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अलग अलग उद्योगों में काम करने वाले 3.5% से 55% तक मजदूरों को ये बीमारी हो रही है।
कहीं मंदिर बनाया, कहीं मूरत बनाई, अपनी सांसों से मैंने तेरी सूरत बनाई, अपनी सांसों से मैंने तेरी सूरत सजाई। सब खत्म हो गया, हमारी सास खत्म हो गई, पूरा परिवार था, सब खत्म हो चुके। सर पहले तो हम जाते थे काम पे, और अब क्या, अवसर हमारी बस की है नहीं। अब एक बेटा जाता है। नहीं, लेकिन आपको डर लगता है कि उसी बीमारी ने आपके पति की जान ली है, वही काम आपका बेटा कर रहा है। अब क्या करूँ तो, और बताओ आप क्या करें। અમે તેમની હોમે લડીએ, નથી સરકાર અમને આપતી, સરકારને હારું નથી લાગતું, સરકારને આજ કેટલા બધા પૈસા આપવા પડ્યા, તો સરકારને હારું નહીં લાગતું। गुजरात में सिलिकोसिस पर काम कर रहे जगदीश पटेल ने कुछ साल पहले खंबात में इस पीड़ित नौजवान सिकंदर से मुलाकात की, जिसके लिए बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एक पल जीना भी मुमकिन नहीं। फ्रेश लगन नहीं करा तो तीजे दिवस 7 બોટલ માં લાવી પડે, એક દિવસના 100 રૂપિયા મારે જીવવાનો ખર્ચ, હું બધું બોલાય નહીં, પહેલાં ચલીને જાવ ચલાતું નહીં મળતું, આ બહાર નીકળે બેસાડ્યો, બાકી ચલાવતું નહીં, તરત હોફી જવાય બેઠા 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 સાહેબ। ટોયલેટ તો ઘરમાં છે? હા, ઘરમાં પાઇપ લઈને જ જવાનું, એક જણને બહાર ઊભા રાખવાનો, ઓક્સિજન નહીં કાઢવાનું, ઓક્સિજન નીકળતો જ નહીં ટૂંકમાં। ऑक्सीजन का रोल ढीलो था। इस इंटरव्यू के कुछ दिनों बाद ही सिकंदर की मौत हो गई। इस बीमारी के लक्षण भी जल्दी नहीं दिखते और जब तक रोगी को पता चलता है तो काफी देर हो चुकी होती है। मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है, ऐसी तरह से मरते देखा है ना कि उनको खून पड़ता था, और ऐसी उनकी मौत हुई है ना कि हमसे देखा नहीं जाता था। हमारे जो डॉक्टर हैं वो ऐसे डॉक्टर थे 2002 से पहले, वो सबको टीबी लिखते थे, और इसके हमारे पास एविडेंस है कि हमारे बेवकूफ़ एक्सपर्ट डॉक्टर, और उनको क्रिमिनल भी कहना चाहिए, उन्होंने सभी को मिसडायग्नोस किया है, सभी को टीबी लिखा है। एक एक लेडी को और एक एक जेंट्स को 20-20 बार टीबी की दवाई खिलाई है, जबकि एक वर्ड लिखना था उनको सिलिकोसिस, उन्होंने ऐसा लिखा नहीं। लोगों की जब डेथ हुई थी, डेथ के बाद उनका फेफड़ा नहीं जल रहा था। आप ये देखिए कि ये मृतक के फेफड़े से निकला सिलिका पत्थर है, और ये डस्ट, इससे सांस वो नहीं ले पाता, चोक कर देता है। इतनी हार्ड हो गई थी तो उसको लोगों ने आरी से चीरा तो ये निकला। उसको डायग्नोस इसलिए नहीं किया जाता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है। अगर आपको किसी भी फैक्ट्री में अगर सिलिकोसिस आइडेंटिफाइड होगा या किसी भी माइंस में, तो वहाँ के फैक्ट्री इंस्पेक्टर की वहाँ स्टेट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी, क्योंकि मज़दूरों की मौत हो जाती है। ये एक नाइलाज बीमारी है, हम लोग इसे सिलिकोसिस मतलब मौत का कुआं कहते हैं। और दूसरी तरफ इसको मिसडायग्नोस्ड किया जाता है कि टीबी के रूप में। जब आप टीबी बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती, और सिलिकोसिस बोलते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड होती है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेजेस में भी डॉक्टर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा जानकारी सिलिकोसिस के बारे में नहीं है। सिलिकोसिस के डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि उसका एक्सरे कराया जाए, और एक्सरे के इसका सारा डायग्नोसिस ही एक्सरे के ऊपर बेस्ड है। हालांकि सिलिकोसिस खदान और फैक्ट्री कानूनों के तहत एक अधिसूचित यानी नोटिफाइड रोग है, और पूरे भारत में चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या कोई सरकारी या निजी अस्पताल, सभी को किसी मरीज में सिलिकोसिस डिटेक्ट होने पर सरकार को सूचित करना जरूरी है, ताकि वह इंसान पीड़ित के रूप में गिना जाए। लेकिन यह तब संभव हो पाता जब बीमारी की पहचान के लिए डॉक्टरों की नियमित पेशेवर ट्रेनिंग हुई होती। सूचना अधिकार से मिली जानकारी से पता चला
कि देश के प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ यानी NIOH ने पिछले 5 साल में सिर्फ एक बार ही ऐसे रोगों की पहचान के लिए ट्रेनिंग सेशन कराया है। इसमें भी सिर्फ 29 स्वास्थ्य कर्मियों को ही ट्रेनिंग दी गई। जो वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी उनका ऑक्यूपेशन नहीं पूछता। डॉक्टर को सिखाया ही नहीं जाता है कि वो ऑक्यूपेशन पर ध्यान दें, इसीलिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ है। वो ये समझता है कि मैं इस बीमारी को ठीक कर दूंगा कैसे न कैसे। तो सबसे पहले कोई भी बीमारी हो तो एक डॉक्टर को पूछना चाहिए कि भाई आप काम क्या करते हैं। जैसे कोल माइंस हैं, इनमें जो डॉक्टर्स हैं वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अलावा वो ILO से न्यूमोकोनियासिस की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेके आते हैं ताकि अर्ली डिटेक्ट हो जाए। मगर ये सब तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बातें हैं। अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की बातें करें तो उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं पे, जो कि बड़ा हिस्सा है, जो कि एक बड़ा हिस्सा है। आप राजस्थान में मार्बल कटिंग यूनिट देख लीजिए, सुरेंद्र नगर मोरबी डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग सिलिकोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, अदर लंग डिसीजेज प्रॉब्लम से गुजरे। आप थोड़ा सा भी निकालिए, बहुत लोगों ने सर्वे किया है, बहुत डेटा आपको मिलेगा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है। कल को कोई बोले कि क्या सिगरेट पीने से मौत होती है, तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कहे नहीं, बिकॉज कोई स्टडी नहीं हुई है। यही हालत इसके साथ है। मजदूर को मौत के दरवाजे तक ले जाने वाले ये सारे उद्योग कंपनियों और ठेकेदारों के लिए सोना उगलते हैं, चाहे खनन हो या प्रोसेसिंग। मिसाल के तौर पर सिरेमिक टाइल्स उद्योग को लीजिए। इंडस्ट्री के एक अनुमान के मुताबिक भारत में 2017-18 में इसका बाजार करीब 372 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 29,760 करोड़ रुपए का था। ऐसा अनुमान है कि यह मार्केट अगले 5 सालों में यानी 2027 तक 714 करोड़ डॉलर यानी करीब 57,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। फिर भी स्वास्थ्य का चरमराया ढांचा ऐसा है कि मजदूरों को सिलिकोसिस की जांच की सुविधा तक आसानी से नहीं मिलती। कहां से ये डस्ट आ सकती है? पुअर मटेरियल हैंडलिंग, अगर आप खुले में रख रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री साइलो में रखती है, कवर्ड में रखती है, स्मॉल स्केल खुले में रखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, क्लोज कन्वेयर बेल्ट है कि ओपन कन्वेयर बेल्ट है। प्रोसेस में ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सेप्ट एक पॉइंट ग्लेजिंग, जहाँ पे हम डिज़ाइन बनाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। जहाँ आप देखेंगे कप में डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे माइन्यूटली जब वो बनता है तो एमिशन ज़्यादा है। दूसरे वो लोग हैं जो रॉ मटेरियल के साथ काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ये लोग डेली वेजेस वेजर होते हैं, इनका कोई रिकॉर्ड इंडस्ट्री के पास नहीं होता है। कोई 2.5 दशक पहले 1999 में देश के प्रतिष्ठित मेडिकल रिसर्च संस्थान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 30 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हैं। इनमें से 17 लाख लोग खदानों में और 6 लाख से अधिक ग्लास और माइका इंडस्ट्री में थे। करीब 6.5 लाख धातु उद्योग यानी मेटल इंडस्ट्री में थे। ICMR ने अपनी इसी रिपोर्ट में यह भी बताया कि 53 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां सिलिकोसिस होने का पर्याप्त खतरा है। यानी ICMR के मुताबिक 1999 में ही करीब 83 लाख लोग ऐसे थे जो या तो सिलिकोसिस का शिकार हो चुके थे या उन्हें इस बीमारी के होने का खतरा था। फिर 2016 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में करीब 1 करोड़ लोगों को सिलिकोसिस होने का अनुमान जताते हुए केंद्र सरकार से जांच कराने और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को कहा। ILO ये बोल रहा है कि 48,000 मजदूर हर साल इस देश में ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट से मर रहे हैं इंडिया में, और 30 मजदूर रोज पर डे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मर रहा है। अगर कोल माइंस में हजार मजदूर अगर काम करते हैं उसमें 100 से ऊपर 107 मजदूर जो है अफेक्टेड होता है, उसकी डेथ होती है, एक्सीडेंट्स होता है या डेथ हो जाती है। तो ये डाटाज हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में DGMS डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस ने अपनी रिपोर्ट दी कि लगभग 44,157 जो माइंस हैं जिसमें 2 लाख करीब 35,000 मजदूर सिलिका से एक्सपोज्ड हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था DGMS को सर्वे करने के लिए इंडिया के,
और उन्होंने करीब 7 राज्यों का सर्वे करके ये रिपोर्ट दिया है। अब 235 एक्सपोज्ड हैं तो आज नहीं कल वो मरेंगे, लेकिन सरकार ने उसमें बोला कि मात्र 77 लोग सिलिकोसिस अफेक्टेड है। सिलिकोसिस से लड़ने के लिए जो ढांचागत व्यवस्था है उसमें सरकार के 3 संस्थानों की प्रमुख भूमिका है। खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान यानी NIOH और कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय जिसे DG फासली कहा जाता है। सूचना के अधिकार से पता चला कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करने वाले खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS ने पिछले 5 साल में कोई सालाना रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं की। DGMS का मुख्यालय झारखंड के धनबाद में है और इसका काम खान श्रमिकों को सुरक्षा देना, कार्यस्थल पर बेहतर स्थितियां सुनिश्चित करना और उनके जीवन स्तर में सुधार के साथ अधिकारों की हिफाजत करना है। लेकिन 5 सालों में कोई सालाना दस्तावेज ना होना गंभीरता पर एक प्रश्न चिन्ह है। DGMS ने RTI के जवाब में कहा कि 2012 से 2016 तक राजस्थान में कोई सिलिकोसिस का रोगी नहीं मिला जो खान में काम करता हो। हालांकि DGMS 2017 में 197 सिलिकोसिस मरीजों और उसके अगले साल यानी 2018 में 19 केस मिलने की बात कहता है। अगले 3 सालों यानी 2019 से 2021 तक फिर सिलिकोसिस का कोई मरीज नहीं मिला। ये आंकड़े डाटाबेस की कमजोरी को दिखाते हैं और पूरी व्यवस्था की पोल खोलते हैं। यही हाल मध्य प्रदेश और गुजरात का है। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी 2012 से 2016 तक कोई सिलिकोसिस पीड़ित मजदूर DGMS के कागजों में दर्ज नहीं है। गुजरात में 2017 में 7 केस और उसके अगले साल 1 मामला मिला। मध्य प्रदेश में 2017 में 13 केस मिले और 2018 में 51। उसके बाद मरीजों की कोई संख्या दर्ज नहीं है। यह पैटर्न हमें तीनों राज्यों में दिखता है, बिल्कुल एक सा पैटर्न। पहले 4 साल में कोई मरीज न मिलना, फिर अगले 2 साल मरीज मिलना और फिर 3 साल तक मरीजों का कुछ पता नहीं। बच्चों का पढ़ना, रहना, खाना वगैरह पर बहुत तकलीफ होती जा रही है। भानु जी, सरकार से हम पूछा, सरकार कहती है कि पिछले 10 साल में कोई रोगी सिलिकोसिस का नहीं पकड़ा गया है। आपको ऐसा लगता है कि सच है ये बात? नहीं सर, सरकार को क्या कहे, जो हुई है पोजीशन बहुत गंभीर परिस्थिति में हुई है और ऐसी शंकरपुरा में ही नहीं हुई, आसपास के पड़ोसी गांवों में भी ये पोजीशन बहुत भारी हुई है। ज़्यादातर करके राजस्थान और गुजरात में इसी एरिया में ज़्यादा ही मौतें हुई है। आप सोचिए, मध्य प्रदेश के 105 गांव में 1721 सिलिकोसिस अफेक्टेड वर्कर्स हमने आइडेंटिफाई किया है पिछले 12-15 सालों में। सरकार से जब मैंने RTI मांगी तो सरकार ने बोला मात्र जो है करीब 127 लोग माइंस में पिछले 2005 से 2015 तक अफेक्टेड हुए हैं और मात्र जो है 80 लोग जो है ये माइंस में अफेक्टेड हुए। करीब 250 लोगों के पास सरकार के पास डाटा है। आप सोचिए, हमारे पास खुद 1721 डाटा है जिसमें 589 लोगों को 3 लाख मुआवजा मिल चुका है। तो सरकार की मंशा नहीं है, सरकार ये चाहती है कि लोग मरते रहें। सरकार संसद में जो कहती है वो भानुभाई या सोहनलाल के बयानों से दूर दूर तक मेल नहीं खाता। सरकार ने 2021 में इस बारे में संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से तब ये कहा गया कि 2008 से 2018 के बीच 10 साल में पूरे देश में सिलिकोसिस से बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 340 है। इसी सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि इस एक दशक में सिर्फ 197 लोगों की ही मौत इस बीमारी से हुई। इसके बाद 2022 में श्रम और कल्याण मंत्रालय ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि देश में सिलिकोसिस से होने वाली मौतों का एकीकृत विवरण मंत्रालय नहीं रखता। जैसे जैसे मशीनीकरण बढ़ता गया वैसे वैसे इस बीमारी का प्रकोप भी बढ़ा। 2016 में 5 मई को एक कैंप को ऑर्गेनाइज किया था सिलिकोसिस को लेकर और उसमें 900 लोगों में से 400 लोगों को एक ही दिन में सर्टिफाई हुए। एक जो पत्थर होता था वो 5 दिन लेते थे एक कारीगर उसको गढ़ने में, और मशीन से जो काम कर रहे थे वो 1 दिन में काम कर देता था। धूल का जहाँ पैमाना वो बढ़ गया और धूल सीधा उनको अटैक करने लग गई।
तो मशीन के साथ जैसे ही शुरू हुआ तो जल्दी बीमार होने लगे। इस बीमारी के खतरे को सीमित करने के कुछ तरीके जरूर हैं। कार्यक्षेत्र में हवादार वातावरण, काम के सीमित घंटे, धूल पर नियंत्रण, बेहतर मशीनें, मजदूरों के लिए मास्क और धूल से बचाव करने वाली पोशाक और नियमित हेल्थ चेकअप। इस कारोबार में खान श्रमिकों के मुकाबले फैक्ट्री और प्रोसेसिंग उद्योग में सिलिकोसिस का खतरा ज्यादा है। जैसे माइनिंग है, माइनिंग में प्रिवेंशन बहुत आसान है, उतना आसान नहीं है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। माइनिंग में माइनिंग एक्ट कहता है, माइनिंग रूल्स कहता है वेट ड्रिलिंग करना कंपलसरी है। जब ड्रिल करते हैं उसके साथ पानी डालना है, कोई ज़्यादा कीमती नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे देते हैं। उनका मेन एक्सक्यूज़ है पानी नहीं है। वहीं पास में जहाँ माइनिंग हो रहा है कटिंग मशीन लगा हुआ है, स्टोन कटिंग मशीन, उसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो जाता है। उसके लिए पानी है उनके पास। क्यों? कटिंग मशीन का जो कटर है वो डायमंड कटर है। डायमंड कटर खराब हो गया तो बड़ा कीमती है। मानव जीवन इतना कीमती नहीं है। दीपेंद्र जी से बोलूँगा कि वो थोड़ा अपनी सांस निकाले। इसे PFT भी कहते हैं वैसे। एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, 3 फीट के आसपास वो अगर मोमबत्ती को बुझा देता है तो नॉर्मल माना जाएगा, और नहीं बुझा पाता तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है। 1 क्यूबिक फीट में या मीटर में इतना परमिसिबल है, इससे ज़्यादा कहीं भी है तो पॉलिसी के खिलाफ है। वहाँ तो डस्ट जो होती है, बोरियां जो होती हैं, आप सोचिए कि उन बोरियों में मजदूर जाते हैं, अपने बच्चों को, आदिवासी समाज तो अपने फैमिली के साथ माइग्रेट करता है, बच्चे उसमें खेलते हैं, सैकड़ों बच्चे इससे प्रभावित हो चुके हैं। जो जहाँ क्रैश होता है वहाँ तो 4 महीने में भी किसी को हो जाएगा, और यहाँ तो ऐसी कंडीशन है जो मालिक भी है, क्रैशर मालिक ना, उनको भी सिलिकोसिस है। मानवाधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट कमीशन कह चुका है कि कार्यस्थल में धूल को लेकर हर 6 महीने में नियमित सर्वे हों। लेकिन गुजरात के श्रम मंत्रालय के तहत काम करने वाले इंडस्ट्रियल सेफ्टी और हेल्थ निदेशक ने RTI के जवाब में कहा कि 10 साल में ऐसा एक भी सर्वे नहीं कराया गया। तो उनको दांत नहीं है, टीथ नहीं है। NHRC जो राज्यों को कहती है वो आदेश नहीं होता है, ऑर्डर नहीं होता है, वो एक रिकमेंडेशन होता है, और रिकमेंडेशन वो कानूनन बाध्य नहीं है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक ऑर्डर दे दिया, और इस ऑर्डर में ये कहा गया कि हर राज्य को सिलिकोसिस के डेथ में उनके फैमिली को 3 लाख रुपया मुआवजा देना है। अभी इसको 5 साल हो गए, फिर भी गुजरात में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो NHRC की बात छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक को ये लोग मान नहीं रहे। महत्वपूर्ण है, साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिलिकोसिस मामले में जवाब न देने के कारण गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। सरकारें मानकों को लागू करने में नाकाम रही हैं। 2017 की CAG रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धूल और प्रदूषण से जुड़े उन मानकों को लागू करवाने में नाकाम रही जिनका पालन श्रमिकों को सिलिकोसिस से बचाने के लिए जरूरी है। कोई भी नहीं देता, ना मालिक ले जाके देता है, ना कोई मशीन वाला, ना कोई सरकार देती है। कोई मास्क वगैरह नहीं, ना कुछ नहीं मिलता है। कोई मिलता है जब कोई चेक करने वाले आते हैं बाहर से, जैसे चंडीगढ़ हो गए, फरीदाबाद से, प्रदूषण वाले, यूनियन वाले, तो घंटा खाड़ को टोपी वोपी लगा के नहीं को देते हैं बस, तो उसके बाद में उतरवा के रख लेते हैं। यही हाल अन्य राज्यों का भी है। हमने दिल्ली NCR, गुजरात और हरियाणा के इलाकों में कई जगह पत्थर कटाई यूनिटों और औद्योगिक इकाइयों का हाल देखा और पाया कि वहां किसी तरह का कोई सुरक्षा मानक नहीं अपनाया जा रहा। हालांकि लोकसभा में सरकार ने कहा कि ICMR और NIOH ने कार्यस्थल पर धूल का स्तर कम करने और सिलिकोसिस का पता लगाने की टेक्नोलॉजी विकसित की है। सरकार ने कहा कि कार्यस्थल पर सिलिकोसिस के रोकथाम की टेक्निक भी विकसित की है।
आपको मैं मिनरल ग्राइंडिंग इंडस्ट्री का एक अच्छा एग्जांपल दूंगा। हम लोग ने अलवर एरिया में सर्वे किया, वहाँ पे पाया कि जो लार्ज स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्री है उनके पास ही रिसोर्सेज है और स्पेस है। स्पेस भी एक कंस्ट्रेंट है। देख लीजिए, कोई भी मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट खोल दे रहा है, जगह तक नहीं है। कार्यस्थल पर बीमार या अपंग होने वाले कर्मचारियों के लिए देश में 1923 का एक कानून है जिसे एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट कहा जाता है। लोकसभा में सरकार ने एक सवाल के जवाब में कहा है, स्वास्थ्य राज्य का विषय है और सिलिकोसिस प्रभावित व्यक्ति के लिए मुआवजा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत दिया जाता है, जो संबंधित राज्यों के मुआवजा आयुक्तों द्वारा प्रशासित होता है। लेकिन सिलिकोसिस पीड़ितों के लिए इस कानून के तहत मुआवजा या पेंशन पाना आसान नहीं है। ये कागज जो हमें दिखा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि सिलिकोसिस डायग्नोसिस बोर्ड की गठित टीम द्वारा आपके चिकित्सा से संबंधित सभी दस्तावेजों की आपके सम्मुख जांच की गई और जांच के दौरान आपको सिलिकोसिस नामक बीमारी से पीड़ित नहीं पाया गया। कानून में जो फैक्ट्री एक्ट है, माइंस एक्ट है, ESI एक्ट है, सब में ये प्रोविज़न है कि सिलिकोसिस के लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो अब कंपनसेशन नहीं दे रही है, सरकारों ने ये अरेंजमेंट नहीं किया, डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर रहे, तो उसके लिए आपको एक विजन बनाना पड़ेगा, किसी को प्रपोज करना पड़ेगा। ये पहला केस है लेबर का ऐसा जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सुप्रीम कोर्ट में को पिटिशनर है। सुप्रीम कोर्ट को, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सरकारों ने इसीलिए बनाया है, लोगों ने के लंबे चौड़े आंदोलन से इसीलिए बने हैं कि यहाँ से जस्टिस मिल सकता है। आप वहाँ तक पहुँचिए। पढ़े लिखे थे नहीं है जी, तो मजदूरी गांव में भी करते थे। वैसे सिलिकोसिस पीड़ितों के राहत, पुनर्वास और पेंशन के लिए अलग अलग राज्यों ने कुछ रोड मैप तैयार किया है। मिसाल के तौर पर राजस्थान में किसी मजदूर को सिलिकोसिस रोगी का प्रमाण पत्र मिल जाने पर राज्य सरकार 3 लाख रुपए की सहायता देती है। इसी तरह प्रमाणित सिलिकोसिस रोगी को हरियाणा में 5 लाख रुपए और पश्चिम बंगाल में 2 लाख पुनर्वास के लिए मिलते हैं। रोगी की मौत होने पर राजस्थान में परिजनों को 2 लाख, हरियाणा में 1 लाख और पश्चिम बंगाल में 4 लाख का प्रावधान है। सिलिकोसिस पीड़ित को अपंगता पेंशन, उसकी मृत्यु होने पर पत्नी को विधवा पेंशन और बच्चों की पढ़ाई के खर्च जैसी योजनाएं भी हैं। लेकिन समस्या यह है कि सिलिकोसिस पॉलिसी के तहत लाभ लेने के लिए किसी भी मजदूर को राज्य सरकार द्वारा गठित सिलिकोसिस बोर्ड से प्रमाण पत्र हासिल करना होता है, जो अक्सर आसान नहीं होता। ये बात नहीं है कि उनको सिलिकोसिस नहीं था, ये बात नहीं था कि उनको पैसे नहीं ESI दे रही थी। इतनी बात है कि जो कॉज ऑफ डेथ है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, सिलिकोसिस से हुई या और कोई कारण वजह थी, तो वो तय करने के लिए उनको इस केस को भेजते हैं मेडिकल बोर्ड के पास, और मेडिकल बोर्ड के पास भेजने के लिए उनको कागजात चाहिए। अब कागजात नहीं है तो बोले हम मेडिकल बोर्ड के पास भेजेंगे नहीं, और मेडिकल बोर्ड के पास भेजेंगे नहीं तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। ILO के मुताबिक काम करते हुए गंभीर रूप से बीमार या अपंग हुए मजदूरों में से केवल 5.5% ही ऐसे हैं जिन्हें किसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिला हो। जिन लोगों को ऐसा खतरा है उनमें से केवल 10.5% के पास ही सोशल सिक्योरिटी का कवर है। 2018 से जिन श्रमिकों ने अपनी बच्चियों के विवाह करने से पूर्व आवेदन किया था, उस आवेदन में उन बच्चियों को 50,000 रुपये की मतलब की सहायता मिलती है। 2018 के आवेदन हैं उनको भी 1 रुपया नहीं मिला है, 1 रुपया। सरकार ने बहुत सारा जो सेस का फंड था वो उन्होंने इधर उधर लुटा दिया है, कोरोना फंड बजट के नाम पे इधर उधर उन्होंने खर्च कर दिया है। ये मजदूरों के बीच में कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं। हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कांड भी ध्यान में आए हैं कि जो सिलिकोसिस पीड़ित नहीं हैं, उन्होंने श्रमिक डायरी बना करके सिलिकोसिस का पैसा उठाया, और जो वास्तविक पीड़ित हैं वो बेचारे मतलब कि मर गए फिर भी उन लोगों को पैसा नहीं मिला, या फिर जिनके सर्टिफिकेट भी जारी हो चुके हैं उन लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये समस्याएं सबको ध्यान में हैं, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है इस चीज़। पूरा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कमज़ोर था और कमज़ोर किया गया, और लगातार अब इतना कमज़ोर हो रहा है कि मान लो उसमें से कोई कुछ कह भी दे तो बाकी ढांचा सुनता भी नहीं।
जितने भी लेबर लॉज हैं हमारे कंट्री के, 30 से ज़्यादा लेबर लॉज है, वो सब के सब अप्लाई करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो ये फैक्ट्रीज़ है, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ एक्ट लागू होता है। इंडस्ट्री आपको बोलेगी हम इतने छोटे हैं, हम फैक्ट्रीज़ एक्ट नहीं फॉलो कर सकते, बट एक्चुअली वो आपको बोलेंगे 5 वर्कर हैं, उनके 50 वर्कर। पर्यावरण पर शोषण हो रहा है और मजदूरों पर शोषण हो रहा है, और उन दोनों चीज़ों से ही मुनाफा आ रहा है और ग्रोथ रेट आ रहा है। तो ये ग्रोथ रेट ड्रिवन इकोनॉमी जो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ करना है, और यदि कोई कानून कहीं आड़े आए तो उस कानून को ही दबाने की बात हो रही है। तो इसीलिए वो सारे इंस्टीट्यूशंस भी कमज़ोर किए जा रहे हैं, उन पर दबाव डाल रहे हैं, और दबाव से नहीं चल रहा है तो उनको अंदर से खोखले कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इनको बताते हैं कि अगर आप रेगुलर प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप ठेकेदारी में नहीं कर सकते हो, ओपन वायलेशन ऑफ दैट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में बताया गया है कि आप अगर किसी वर्कर को आपको हटाना है तो व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो, ओपन वायलेशन ऑफ दैट। एवरी बेसिक नॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ बीइंग वायलेटेड। हम लोग जो 2006 में NHRC को ताला लगाने गए थे कि आप कुछ काम नहीं करते हो इसलिए बंद कर दो, तो उस टाइम जस्टिस वी शिवराज पाटिल की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने पाया कि फैक्ट्री एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए, उसको भी फैक्ट्री माना जाएगा जहां एक वर्कर काम करता है। खदानें जहाँ कानून भी है वहाँ ये भी होता है कि लीज किसी को दिया, चलाता कोई और है। तो जो सही में चलाता है, आप मजदूर को पूछोगे कि किसकी खदान है तो उसे पता ही नहीं होता है कि लीज किसके नाम पे है। तो वो तो अपने ठेकेदार को जानता है, ठेकेदार का नाम दे देता है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए पता ही नहीं चलता है कि कानून को लागू कौन करेगा। ठेकेदारों का तो कोई लेना देना नहीं रहता। मान लो आपके प्रमाणित करने जा गए ठेकेदार के पास में कि साइन करवाने कि मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मुझे कि कोई सरकार से योजना से कोई लाभ मिल रहा है, तो ठेकेदार सीधे तौर पर मना करता है, क्योंकि वो ठेकेदार भी एक बचना चाहता है, वो फिर साथ देता नहीं है। नियोक्ता को इस बात का डर नहीं है, वो बड़ा खुश है कि आप कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, सरकारी खजाने से पब्लिक का पैसा जा रहा है, लेकिन पीनल जो एक वो होता है पेनल्टी है, उसका डर ही नहीं है कि उसकी यूनिट बंद हो जाएगी, वो जेल चला जाएगा, इसका कोई डर नहीं है। कुछ नियोक्ता ऐसे भी हैं हमारे जिनको जानकारी नहीं है, अनपढ़ है, ओनली पत्र गढ़ाई का काम कर रहे हैं, वो नियोक्ता के रूप में आ गए हैं। उसको जानकारी देना भी हमारा दायित्व बनता है और हम वो बेखूबी निभाएंगे दायित्व। उसको जानकारी सब है, और कई बार ऐसा कहा जाता है कि प्रशासन भी उनके साथ है। प्रशासन अपना काम कर रहा है। इवन कोरोना काल में हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी जागृत करने का काम किया है। उनके सारे प्रयास करने चाहिए। नुक्कड़ नाटक से थोड़ी सुधरेगा सर, वो तो जेल भेज के सुधरेगा। उनका जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करना भी थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, और कई बार उसमें वेतन पर्ची भी नहीं दी जाती है, तो उसके कारण भी उनका जो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश करना टफ होता है। जो मूर्तिकार हैं आय को बढ़ाने के लिए ठेके पद्धति पे भी काम ले लेते हैं। जब वो ठेके पद्धति पे काम ले लेते हैं कि सपोज़ मुझे ये मूर्ति बना के देनी है, तो उसकी एक कॉस्ट फिक्स हो जाती है, फिर उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप वहाँ पे भी नहीं रह जाता है। बचाव और समस्या के निदान के लिए जरूरी है कानून का पालन, कड़ी मॉनिटरिंग और कारखानों और फैक्ट्रियों की नियमित जांच। लेकिन क्या सिर्फ अधिकारियों की जांच काफी होगी? इंस्पेक्टर ही लगा दो तो भी नहीं चलेगा। जहाँ पैसा है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सांठगांठ हो जाता है, कोल्यूजन हो जाता है। इंस्पेक्टर्स चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट इनफ। जॉइंट इंस्पेक्शन की चाहिए, और जिसमें जॉइंट में कौन आएगा, वो लोग, वो मजदूर संगठन, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिनके अंदर खुद वो लोग हैं जो इसको झेल रहे हैं। इस हाल से निपटने के लिए चाहिए एक मजबूत जवाबदेही कानून। हम लगे हैं एक बहुत बड़ी चीज़ पर, हम लगे हैं जवाबदेही कानून। क्यों लगे हैं? क्योंकि यहाँ सिलिकोसिस है, वहाँ ओल्ड एज में लोग मर रहे हैं बिना कुछ उनके पास हुए, डिसेबल्ड लोगों की कुछ और स्थिति हो रही है। देखिए, आप ऐसे मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं जहाँ मंदिर में पत्थर की खदाने से पत्थर निकल रहा है और वो मजदूरों मर रहे हैं और वो पत्थर वहाँ लग रही है और हम वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो ये तो उन मजदूरों के मौत के पर आप पूजा कर रहे हो ना। और आपको यदि ये पत्थर निकालने हैं, जो कमा रहा है वो चुकाएगा उस जान की कीमत, तब उसको समझ में आएगा कि ये मैं कीमत नहीं चुका रहा हूँ, मैं तो केवल इससे पैसा चूस रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ पत्थर की मूर्तियाँ बनाने वाले खुद आज, और जो लोग कभी ध्यान ही नहीं देते वो आज कहाँ पर है और ये कहाँ पर है।
तेरी सुन